गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक नंबर वन है आज का ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है बच्चों। वायुमंडल में ये गैसें कहाँ से आती है? वायुमंडल में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के अपूर्ण दहन से आती हैं। इसके अलावा वनों की कटाई से, ठीक है, आती हैं, है ना। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में यानी वायुमंडल और पृथ्वी के बीच कवच के समान एक लेयर बना लेती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वायुमंडल और पृथ्वी के बीच कवच के समान एक लेयर बना लेती हैं। यह लेयर क्या करती है? यह जो लेयर है कम्बल के समान कार्य करती है, यानी ब्लैंकेट के तरह से ये कार्य करती है। ये क्या करती है? पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं? पृथ्वी से जो हीट निकल रही है उसको भी एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। क्योंकि ये परत पारदर्शी होती है, इसलिए सन की किरणों को भी, यानी सन की जो रेडिएशंस होती हैं इनमें से होकर पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। और सूर्य से निकली छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें विकिरण के पश्चात जब ग्रीन हाउस में प्रवेश करती हैं तो वे वहाँ बड़ी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी सूरज से निकलने वाली छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें जो होती हैं विकिरण के पश्चात क्या होता है, वो जब ग्रीन हाउस में प्रवेश करती है तो वहाँ बड़ी तरंगदैर्घ्यों में परिवर्तित हो जाती हैं। ग्रीन हाउस मीन्स जो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रवेश करती हैं तो क्या करती हैं, तो वो बड़ी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित हो जाती हैं। किंतु ग्रीन हाउस गैसें इन किरणों को रोक लेती हैं। अब क्या होता है, जो बड़ी तरंगदैर्घ्य की किरणें हो गई हैं उनको ग्रीन हाउस गैसें वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती हैं, ठीक है, वो वहीं रोक लेती हैं। और रोक लेती हैं तो क्या होता है, वो जो किरणें हैं यानी जो सन की हीट है वो ग्रीन हाउस गैसेस से टकरा कर वापस अर्थ पे आती हैं तो और ज़्यादा वो गर्मी पैदा करती हैं, ठीक है बच्चों, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना बच्चों। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ग्रीन हाउस को समझने के लिए क्या करते हैं कि कांच का एक घर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। और उस कांच के घर में क्या होता है, हरे पौधे रखे जाते हैं, हरे पौधों को ग्रो कराते हैं, ठीक है। और वो हरे पौधे कौन होते हैं? कुछ हरे पौधे ऐसे होते हैं जो ठंडे एटमॉस्फेयर में ग्रो नहीं करते हैं, तो उन पौधों को क्या चाहिए? गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए। तो खास उन्हीं पौधों के लिए ग्रीन यानी कांच का घर बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब कांच का घर पौधों के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। क्या होता है कि जो सन से हीट आ रही है, सन से जो गर्मी आ रही है वो कांच पर पड़ती है, ठीक है। कुछ तो वापस लौटती है और कुछ जो है, जो गर्मी है यानी हीट है वो क्या करती है, वो कांच के पार हो जाती है। और पार होने के बाद क्या होता है, वो अंदर का यानी जो घर बनाया है कांच का, यानी घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एक अलग यानी गर्म एटमॉस्फेयर बन जाता है ना। कांच का जो रूम है या घर बनाया है उसके अंदर का जो टेम्परेचर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और वही बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही पौधों को चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो जो कांच के घर का टेम्परेचर बढ़ गया है ना, तो वो हीट जो है फिर वापस नहीं जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बैग ही वापस चली जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इस कारण वो पौधों के लिए गर्म एटमॉस्फेयर क्या होता है, बेनिफिशियल होता है ना, जिसमें अच्छी से उनकी ग्रोथ होती है। तो इसी कांच के घर की तरह से हमारे ग्रीन हाउस गैसें भी कार्य करती हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कांच का घर है ना, एक लेयर बना ली कांच के घर ने, ठीक है, उसी तरह से हमारे ग्रीन हाउस गैसें भी एक लेयर बना लेती हैं अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है बच्चों। तो आपको ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जो है समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे का पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है?
मानव की अनेक क्रियाकलापों यानी ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप गैसें उत्पन्न होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसें जो अभी आपने देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, वाटर वेपर भी इसी में है इन्वॉल्व। इसके अलावा CFC है ना, और कौन सी गैस है, NO2। ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरा अर्थ का गर्म होना। ठीक है बच्चों, ये अब अर्थ का गर्म कैसे हुआ, अर्थ गर्म कैसे हुई, ग्रीन हाउस गैसेस से। ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा जब अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ा, है ना, तो यही बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है ना, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन अब इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये सभी गैसें वायुमंडल में एकत्र होकर विशाल परत बनाती हैं जो पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में नहीं जाने देती हैं। वही बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपको समझाया था, उसी तरह से उसी की बेस पर ये वर्क कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा, यानी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही अपनी अर्थ, है ना, इतनी अर्थ में इतनी गर्मी हो रही है, अर्थ पर इतनी गर्मी हो रही, और यही गर्मी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, और ये गर्मी ग्रीन हाउस गैसेस से भी बढ़ती है, और हम लोग बराबर सांस लेते हैं, जो सभी जीव सांस लेते हैं, तो सांस लेने से भी गर्मी बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यही ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग के मेन रीजन क्या हैं, इसको देखते हैं। वृक्षों का लगातार कटना। ठीक है, अब वृक्ष जब लगातार कटेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवों के रेस्पिरेशन से निकल रही है उसका यूज नहीं हो पाएगा, और यूज नहीं होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ये इकट्ठी होगी, एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी ना, यानी वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। ठीक है, वही है कि वृक्षों का लगातार कटना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में प्रयोग नहीं हो पाएगी, इसलिए वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है तो एक ही उपाय है वृक्षारोपण, यानी प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करने से ये होता है कि ग्रीन हाउस जो भी फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से या वाहनों से जो भी गैसेस निकलेंगी उनका एब्जॉर्प्शन जो है ये प्लांट्स करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग का सेकंड कारण है जीवाश्म ईंधन, कोयला। जीवाश्म ईंधन क्या है बच्चों, जैसे कोयला, फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थ का पूर्ण दहन नहीं होना। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण ये भी होता है कि फॉसिल फ्यूल का पूरी तरह से न जलना। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में बढ़ने लगती हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसी गैस है, यानी दम घुटने वाली गैस है ना, जो जिसकी मात्रा बढ़ने से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये गैसें वायुमंडल में बढ़ने लगती है, इसलिए जीवाश्म ईंधन का पूर्ण दहन की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ते रेफ्रिजरेटरों और क्या है, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अग्निशामक यंत्र एरोसोल फॉर्म के उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होकर एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अनेक जैविक क्रियाओं जैसे बर्फ का पिघलना, पदार्थों का सड़ना, जीव जंतुओं के मृत्यु के पश्चात सड़ने की क्रिया से, खेतों में होने वाली जैविक क्रियाओं से, कूड़े कचरे के ढेर से होने वाली रासायनिक क्रियाओं से ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कहने का मतलब है कि बर्फ का पिघलना, पदार्थों के सड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, और H2S गैस निकलती, मीथेन गैस निकलती है। इसी तरह जीव जंतुओं के मृत्यु के पश्चात सड़ने से, यानी सड़ने की क्रिया में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और H2S गैस, ये सारी गैसें निकलती हैं जो कि ग्लोबल जो कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा क्या होता है, अब ग्रीन हाउस गैसें ही तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है खेतों में डालने वाले रासायनिक खाद। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है बच्चों, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग की विनाशकारी प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है? अरे लगातार पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, लगातार पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यानी ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ती रहेंगी तो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। अब तापमान के टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे अर्थ पर पोल्स भी हैं। पोल्स यानी ध्रुव हैं और ध्रुवों पर क्या है, बर्फ जमा है। जब हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पोल्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी पोल्स पर जो आइस जमा है वो पिघल पिघल के पानी बनने लगेगी। ठीक है बच्चों, जिससे उपलब्ध पानी यानी तापमान के बढ़ने से एक तो तापमान के बढ़ने से क्या होता है, जो भी समुद्र है ना, नदियों तालाब में पानी है वो उसका वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ पोल्स पर जो आइस इकट्ठी है, ठीक है, जो जमी हुई है वो पिघलने लगेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के टेम्परेचर से, वही है ना, पोल्स पर जो एकत्रित बर्फ पिघलेगी और जिससे सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा, जिससे समुद्री तटीय क्षेत्र, जब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा तो उसके आसपास के एरिया यानी आसपास समुद्र के किनारे भी बस्तियां होती हैं। ठीक है, और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा तो आसपास के जो बस्तियां हैं वो पानी में डूब जाएंगी, आबादी जो है उनको डूबने का खतरा होगा। पानी में नमक की मात्रा बढ़ेगी जिससे पेयजल की समस्या होगी। आगे क्या है बच्चों, थर्ड नंबर है पेड़ पौधों व जीवों की अकाल मृत्यु हो सकती है। ठीक है, जिससे असामयिक वर्षा तथा सूखा पड़ेगी। फोर्थ है जल एवं वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा। किससे, ग्लोबल वार्मिंग से, और ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैसेस से। ठीक है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए इसके पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1 है जीवाश्म ईंधनों का पूरी तरह से दहन यानी पूरी तरह से कंबशन हो। सेकेंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूरी तरह से रोक, यानी ऐसी चीज़ों, ऐसे इलेक्ट्रिकल जो एप्लायंसेस बनाए जाएं जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना निकले। ठीक है, वही कहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूर्णतः रोक। थर्ड पॉइंट है जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाते हुए, यानी जैविक खादों का प्रयोग करते हुए रासायनिक खादों के प्रयोग पर रोक। ठीक है, यानी जैविक रासायनिक खादों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, है ना, उसकी जगह क्या यूज करना है, जैविक खाद। फोर्थ नंबर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, बायो गैस का उपयोग करना। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के ये पॉइंट हैं। अब बच्चों आगे का जो टॉपिक है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण समुद्र की सतह से 32 से 80 किलोमीटर यानी सी लेवल से, समुद्र की सतह से क्या 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है बच्चों, 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में क्या होता है, इस परत में ओजोन गैस जिसका फॉर्मूला है O3। अब बच्चों ओजोन गैस में क्या है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह परत पृथ्वी के लिए फिल्टर के समान कार्य करती है। क्या, पृथ्वी के लिए जो है ओजोन लेयर फिल्टर की तरह से वर्क कर रही है, और यह परत क्या करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने नहीं देती है ना।
पृथ्वी की सरफेस तक नहीं पहुंचने देती है। इस तरह से रक्षा कवच की भांति कार्य कर रही है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? वापस लौटा देती है ना। यह किरणें धरती पर पहुंचती हैं तो पौधों के बीजों को अंकुरण नहीं होने देती है। यानी अल्ट्रावायलेट रेस अगर पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो पौधों का जर्मिनेशन नहीं होने देती और अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन कुछ रसायन इस परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कुछ रसायन, कुछ केमिकल जो हैं ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। जिससे कि क्या होता है, ये ओजोन लेयर पतली हो रही है ना। और अब तो इसमें छिद्र भी हो गया है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर पहुंचकर जीवों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी ओजोन लेयर, कुछ जगह पर ओजोन लेयर में छेद भी हो गया है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ तक पहुंच रही हैं, जिसके बहुत सारे नुकसान जीवों को हो रहे हैं। यह केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ओजोन लेयर का जो क्षरण कर रहा है, जो केमिकल क्षरण कर रहा है, जो केमिकल डिप्लेशन कर रहा है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्या करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से मिलकर बना है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये तो क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है और तीसरा कार्बन है। इनसे मिलकर बना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर और एसी से आता है, एयर कंडीशनरों से आता है ना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेस से विखंडित हो जाता है ना। जिससे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अल्ट्रावायलेट रेस से विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, जिससे निकलने वाली क्लोरीन जो है ओजोन परत का क्षरण करती है। ठीक है, तो ओजोन परत का क्षरण कौन सी गैस कर रही है? क्लोरीन, जो कि CFC में है। ठीक है बच्चों, अब ओजोन स्तर के ह्रास के कारण निम्न अनुसार हैं। ओजोन स्तर के ह्रास के कारण निम्नानुसार हैं, इस तरह से हैं। नंबर 1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के हजारों अणुओं को नष्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन के हजारों अणुओं को खत्म कर रही है। वह ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। सेकेंड पॉइंट है, यानी ओजोन स्तर पर कौन कौन सी गैस है? क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, एरोसोल, फॉर्म आदि। ओजोन स्तर का क्षरण, जिससे ओजोन स्तर का क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन स्तर जो है पतला हो रहा है। ओजोन लेयर क्या हो रही है? पतली हो रही है। थर्ड पॉइंट है, ज्वालामुखी की विस्फोट के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से भी ओजोन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मोटर वाहनों, दुपहिया वाहनों आदि एवं उद्योगों तथा कारखानों, ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले धुओं में पाई जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें ओजोन लेयर को खत्म कर रही हैं, पतला कर रही हैं। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है अंतरिक्षयान, जेट वायुयान के जले ईंधन में से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन स्तर का क्षरण करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं ओजोन लेयर के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का स्तर इतना क्षीण हो गया है कि ओजोन परत के स्तर में छिद्र हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये ओजोन परत के, जिससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसके ये कारण हैं। ठीक है, अब देखिए चित्र के माध्यम से ये समझिए ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस का है को समझाया गया है। ग्रीन हाउस गैसों में क्या होता है बच्चों? ये चित्र है, ये सन से जो गर्मी आ रही है अर्थ पर, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सन से जो गर्मी आ रही है ग्रीन हाउस के थ्रू, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इस गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने देती हैं। ठीक है, और जब ये गर्मी ऊपर की ओर वापस जाने को होती है तो क्या होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इनको बाहर नहीं निकलने देती, बल्कि ये क्या करती है, वापस लौटा देती है, यानी रिफ्लेक्टेड कर देती है। जब ये गर्मी रिफ्लेक्ट होगी,
ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगी, और ज़्यादा इससे गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। जब और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कैसे पॉसिबल हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस चित्र में क्या समझाया गया है, ये कांच का घर है, कांच का घर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए ही कांच का घर के द्वारा समझाया गया है, ठीक है बच्चों। ये कांच का घर है और इसमें क्या है, ये सारे हरे प्लांट्स हैं इसमें, ठीक है। इसके अंदर वो हरे प्लांट्स हैं जिन्हें जो गर्मी में ग्रो करते हैं, यानी गर्म एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जो सन से जो किरणें आ रही हैं, सन से हीट जो ऊष्मा आ रही है, वो क्या है, ये कांच के घर में कुछ तो रेस वापस हो जाती है और कुछ जो है अंदर इस ये कांच के घर के अंदर चली जाती हैं। जो अंदर चली जाती हैं वो क्या करती हैं, अंदर के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं। जो घर के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो गर्म कर देती हैं, है ना, जो कि गर्म एटमॉस्फेयर पौधों को चाहिए। और ये जो गर्मी है गर्म कर देती है, और इसकी गर्मी है इतनी शीघ्रता से वापस भी नहीं जाती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आगे का जो हेडिंग है वो है ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए। ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो क्या करना है, नंबर 1 जीवाश्म ईंधनों का पूर्णतः दहन करना है। सेकेंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पर पूर्णतः रोक लगानी है, ठीक है। और थर्ड है जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाते हुए रासायनिक खादों का प्रयोग बंद करना है। और फोर्थ है ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो अब ओजोन क्षरण के प्रभाव क्या है। ओजोन अगर क्षरण हो गई है या हो रही है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए नंबर 1, मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या है। इससे त्वचा की ऊपरी परत की सेल्स जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, है ना, डैमेज हो रही हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिससे शरीर की रेजिस्टेंस पावर जो है समाप्त हो जाने से निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अल्सर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है ओजोन स्तर के क्षरण के कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस के प्रभाव से क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाते हैं। और थर्ड है ओजोन स्तर के क्षरण से आनुवांशिक विकृतियाँ तथा क्रोनिक डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। फोर्थ है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से आंखों के घातक रोग यानी सूजन, कैटरेक्ट और घाव आदि हो जाते हैं। फिफ्थ है ओजोन के क्षरण से टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। सिक्स्थ है ओजोन लेयर के क्षरण के कारण सूक्ष्म जीव वनस्पतियों पर भी नुकसान पहुंच रहा है, यानी उन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। वनस्पतियों में प्रोटीन की कमी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के साथ साथ मेटाबॉलिक क्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं, ठीक है बच्चों। सेवेंथ है ओजोन लेयर के क्षरण के कारण खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है, ठीक है। उत्पादक यानी शैवाल जो है एल्गी नष्ट हो जाते हैं, और एल्गी के नष्ट हो जाने पर जलीय जीव मछलियाँ, जलीय पक्षी, समुद्र में रहने वाले स्तनी प्राणी, व्हेल, सील और मानव भी प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, हेडिंग है, वो है अम्ल वर्षा, जिसको इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। तो बच्चों अम्ल वर्षा के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, आइए जानें, ठीक है बच्चों। अम्ल वर्षा में क्या है, अम्ल वर्षा जो है, अम्ल वर्षा यानी वायु प्रदूषण का ही विनाशकारी प्रभाव है। अम्ल वर्षा क्या है, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का ही
प्रभाव है। उद्योगों, कारखानों, वाहन व रिफाइनरी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायु में घुल जाती है। ठीक है बच्चों, यानी जो भी वाहनों से जो फ्यूल जलकर वाहनों के फ्यूल के जलने से जो गैसेस निकल रही हैं, उद्योगों से जो गैसेस निकल रही हैं, है ना, और तेल शोधकों से जो गैसेस निकल रही हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करती हैं? ये गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं, है ना। और क्या होता है, जब सूर्य किरणों की ऊष्मा समुद्र की सरफेस, यानी जब सन की जो हीट है झीलों, नदियों की सरफेस पर पड़ती है तो क्या होता है? इवोपरेशन होता है, वेपोराइजेशन होता है ना, वाष्पीकरण होता है। यानी जब पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। नदियों, झीलों, समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ता है ना, और इसके कारण जलवाष्प बनती है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? जलवाष्प बनती है, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है बच्चों, वायुमंडल में चली जाती है। अब क्या है, वहाँ वह आर्द्रता में संघनित हो जाती है, वायुमंडल में जाकर वेपर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है बच्चों, वाष्प जो होती है वो वायुमंडल में इकट्ठी हो जाती है। अब क्या होता है, यदि अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तब यह जलवाष्प वर्षा के रूप में पृथ्वी पर, कहने का मतलब जो भी वाहनों से निकलने वाली गैसें, ठीक है, ईंधनों के जलने से निकलने वाली गैसें, इसके अलावा कारखानों से निकलने वाली गैसें और रिफाइनरी से निकलने वाली गैसें, ये निकल करके वायुमंडल में चली जाती हैं। और जब वर्षा होती है तो क्या होता है, ये वर्षा के पानी के साथ क्रिया करके अम्ल बनाती है, और ये वर्षा के पानी के साथ अम्ल के रूप में भी बरसती है, जिसे ही हम एसिड रेन कहते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा की पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? धरती का हरा भरा आवरण नष्ट हो जाता है। जब अम्ल वर्षा होती है तो क्या होता है, धरती का जो आवरण यानी पेड़ पौधे हैं जो नष्ट हो जाते हैं। पेड़ व वृक्षों की पत्तियां गिरने लगती हैं, पौधों की जड़ें सिकुड़ जाती हैं, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, एवं समस्त जैविक क्रियाएं मंद पड़ने लगती हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पेयजल प्रदूषित हो जाता है, मनुष्य की आंखों और त्वचा में जलन, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। अम्ल की बूंदों से ऐतिहासिक महल के भवनों का रंग उड़ने लगता है। तो ये हो गए अम्ल वर्षा से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव। तो बच्चों, आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसे लाइक शेयर करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। ओके।